हिमालय की ऊंचाइयों में समुद्री तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर एक छोटी सी झील मौजूद है। दूर से देखने पर यह झील किसी आम माउंटेन लेक की तरह लगती है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, तेज ठंडी हवा और ऐसा सन्नाटा जैसे वक्त ने यहाँ चलना ही छोड़ दिया हो। लेकिन हर साल जब बर्फ पिघलती है तो इस शांत नज़ारे के नीचे छुपी एक अजीब सच्चाई सामने आती है। झील के किनारे इंसानी हड्डियां नजर आने लगती हैं, खोपड़ियां, पूरे के पूरे कंकाल, और एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जगह ना किसी बैटलफील्ड के पास है, ना किसी पुराने शहर के, और ना ही किसी ऐसे रूट पर जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत एक्सपेक्टेड हो। तो फिर ये लोग कौन थे और ये यहाँ तक पहुंचे कैसे? और अगर इनकी मौत एक ही घटना में हुई थी तो मॉडर्न डीएनए एनालिसिस ने पूरी कहानी को उल्टा क्यों कर दिया? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। ये है रूपकुंड स्केलेटन लेक मिस्ट्री, एक ऐसा रहस्य जहां साइंस ने जवाब ढूंढने की कोशिश की और बदले में और ज्यादा सवाल पैदा कर दिए। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ग्लेशियर लेक है। साल के ज्यादातर महीनों में ये झील बर्फ के नीचे छुपी रहती है। इसकी लोकेशन इतनी रिमोट है कि यहाँ तक पहुँचना आज भी आसान नहीं है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस एरिया का सर्वे कर रहा था जब उसकी नज़र झील के आसपास बिखरी इंसानी हड्डियों पर पड़ी। उस वक्त दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में थी, इसलिए शुरुआती शक ये था कि कहीं ये जापानी सोल्जर्स के रिमेन्स तो नहीं जो किसी सीक्रेट रास्ते से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने जल्दी ही इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। हड्डियां कई 100 साल पुरानी थी और अब सवाल बदल चुका था। अगर ये रिमेन्स सोल्जर्स के नहीं थे तो आखिर ये लोग कौन थे? अगले कई दशकों तक आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रूपकुंड को स्टडी करते रहे। हर एक्सपीडिशन कुछ नए क्लूज लेकर आती थी, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही थी। पर धीरे धीरे एक एक्सप्लेनेशन सामने आई जो काफी लॉजिकल लगने लगी। इतनी लॉजिकल कि कई लोगों ने मान लिया था कि मिस्ट्री लगभग सॉल्व हो चुकी है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। रिसर्चर्स ने जब स्केलेटन्स की डिटेल्ड स्टडी की तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया। कई खोपड़ियों पर गोल और गहरे चोट के निशान मिले, और ये इंजरीज ज़्यादातर सर और कंधों के एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड थीं। बाकी शरीर पर वैसी इंजरीज नज़र नहीं आईं, और इसी ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरी पॉपुलर हुई। लोकल फोकलोर में एक कहानी मिलती है जिसमें देवी नंदा के गुस्से का वर्णन है। कहानी के मुताबिक कुछ यात्रियों पर आसमान से इतने बड़े ओले गिरे कि पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो गया। जब साइंटिस्ट ने स्कल इंजरीज देखी तो उन्हें लगा कि शायद इस कहानी के पीछे कुछ रियल इवेंट छुपा हो सकता है। इमेजिन करिए, हजारों फीट की ऊंचाई, खुला पहाड़ी इलाका, कहीं छुपने की जगह नहीं, और ऊपर से क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले। ऐसी सिचुएशन में इंसान के बचने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग ने भी दिखाया कि कई स्केलेटन्स लगभग 800 से 1000 साल पुराने हो सकते हैं। सब कुछ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ लग रहा था। एक पिलग्रिमेज ग्रुप, अचानक आया एक एक्सट्रीम तूफान, और फिर कलेक्टिव डेथ। केस काफ़ी हद तक सॉल्व नज़र आ रहा था, लेकिन साइंस कभी अजम्पशंस पर नहीं चलती, और रूपकुंड में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। 2010 के बाद जेनेटिक साइंस में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी थी। अब रिसर्चर्स के पास एंशियंट डीएनए को सीक्वेंस करने की कैपेबिलिटी थी, और इसीलिए रूपकुंड के स्केलेटन से डीएनए सैंपल्स फिर से कलेक्ट किए गए। एक्सपेक्टेशन सिंपल थी, अगर सब लोग एक ही एक्सपीडिशन या पिलग्रिमेज ग्रुप का हिस्सा थे तो उनका जेनेटिक बैकग्राउंड ब्रॉडली सिमिलर होना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट्स ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया।
डीएनए डेटा ने बताया कि रूपकुंड में मिले सभी लोग एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं करते थे। एक ग्रुप साउथ एशियन एंसेस्ट्री से जुड़ा हुआ था जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन दूसरा ग्रुप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकला। उनका जेनेटिक प्रोफाइल मेडिटेरेनियन रीजन के लोगों से मिल रहा था, आज के ग्रीस और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के आसपास की पॉपुलेशंस के साथ। यानी अब ये मिस्ट्री एक नए लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि सवाल अब सिर्फ डेथ्स का नहीं था, सवाल अब उन लोगों का भी था। मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री वाले लोग एक हिमालयन लेक तक पहुंचे कैसे? और कहानी यहीं नहीं रुकती। जब रिसर्चर्स ने और एक्यूरेट कार्बन डेटिंग की तो एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई। सब लोग एक ही समय पे नहीं मरे थे। कुछ इंडिविजुअल्स लगभग 8th या 9th सेंचुरी के आसपास के लग रहे थे, जबकि मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री वाले कुछ लोगों की डेथ कई सौ साल बाद हुई थी। यानी रूपकुंड किसी एक डिजास्टर का साइट नहीं भी हो सकता था। हो सकता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर आए हों और किसी वजह से यहीं अपनी जान गंवा बैठे हों। अब जो पिक्चर सामने आ रही थी वो पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। पुरानी हेल स्टॉर्म यानी ओले वाली थ्योरी कुछ स्केलेटन्स को तो एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन पूरी झील को नहीं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर मिस्ट्री का जवाब सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं मिलता। कभी कभी जवाब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में छुपे होते हैं, और रूपकुंड के केस में वही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं है जो क्लियरली बता सके कि मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री वाले लोग हिमालयास तक क्यों आए। कुछ रिसर्चर्स रिलीजियस पिलग्रिमेज राउट्स की पॉसिबिलिटी पर डिस्कशन करते हैं, कुछ ट्रेड नेटवर्क्स की तरफ इशारा करते हैं, और कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ये ट्रैवलर्स किसी अननोन एक्सपीडिशन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी एक्सप्लेनेशन के पास डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इंटरनेट पर और भी अजीब थ्योरीज पैदा होती हैं। लॉस्ट सिविलाइजेशंस, हिडन किंगडम्स, एलियंस और सीक्रेट रिचुअल्स। लेकिन फिर से इनमें से किसी भी क्लेम के सपोर्ट में कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इन थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि फिजिकल एविडेंस इनकी ज़रूरत ही नहीं दिखाता। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि एविडेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एविडेंस अधूरा है, और अधूरा एविडेंस अक्सर इमेजिनेशन के लिए जगह छोड़ देता है। आज के दौर में इन्वेस्टिगेटर्स के पास पहले से ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं। एंशिएंट डीएनए सीक्वेंसिंग लगातार इम्प्रूव हो रही है। सैटेलाइट इमेजिंग रिमोट रीजन्स को डिटेल में मैप कर सकती है। क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन मॉडल्स पुराने वेदर पैटर्न्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। आइसोटोपिक एनालिसिस ये बताने में मदद कर सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के दौरान किन रीजन्स में समय बिताया था। फ्यूचर स्टडीज शायद रूपकुंड के मिस्ट्री को और क्लियर कर दें, लेकिन साइंस की एक नेचुरल लिमिटेशन भी है। साइंस फिजिकल ट्रेसेस को पढ़ सकती है, साइंस प्रोबेबिलिटीज बता सकती है, साइंस सिनेरियोज रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए खो गए हों तो कुछ सवालों का एग्जैक्ट जवाब शायद कभी ना मिले, और रूपकुंड इसी कैटेगरी में आता है। रूपकुंड की कहानी एक फैसिनेटिंग रिमाइंडर है कि नॉलेज और सर्टेनिटी एक ही चीज़ नहीं होते। 1942 में जब पहले स्केलेटन्स मिले तब मिस्ट्री सिंपल लगती थी, फिर फोरेंसिक स्टडीज़ आईं, फिर रेडियो कार्बन डेटिंग, और फिर डीएनए सीक्वेंसिंग। हर नई टेक्नोलॉजी ने हमें पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन हर नए जवाब के साथ नए सवाल भी पैदा हुए। आज हम जानते हैं कि रूपकुंड में मिले लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। हम जानते हैं कि उनकी डेथ्स एक ही समय पर नहीं हुई थी। हम जानते हैं कि पुरानी पॉपुलर थ्योरीज पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि उन लोगों को उस दूर, सुनसान और खतरनाक हिमालयन झील तक कौन खींच कर लाया। शायद किसी ने पिलग्रिमेज की शुरुआत की, शायद किसी ने एक्सपीडिशन, या शायद किसी ने सिर्फ एक सफ़र।
लेकिन उनकी कहानी का आखिरी चैप्टर हिमालयाज़ की बर्फ ने अपने पास ही रखा हुआ है। और जब तक कोई नया एविडेंस सामने नहीं आता, रूपकुंड लेक दुनिया के सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में से एक बनी रहेगी। एक ऐसी जगह जहां इंसानी हड्डियां सिर्फ मौत की कहानी नहीं बताती, वो हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी हिस्ट्री के सबसे बड़े सीक्रेट्स उन सवालों में छुपे होते हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी अभी तक नहीं है।